आर्थराइटिस किसको कहते हैं? शरीर में अलग अलग जॉइंट्स के स्थान पर दर्द होना, हड्डियों की संधि हो रही है वहां पर दर्द होता है खास करके। तो ये एक लक्षण है कि जब ठंड की ऋतु आती है, अभी ठंड की ऋतु है तो अभी वो रोग बढ़ जाएगा। उसी प्रकार के वायु के रोग है, उसमें से ये एक प्रकार का रोग है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं आचार्य मेहुल शास्त्री जी से। मेहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्ते। मेहुल जी, ये बताइए कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती क्यों है और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कहते किसे हैं? आर्थराइटिस किसको कहते हैं? अभी आर्थराइटिस जो मॉडर्न में नाम है, जो एलोपैथी में दिया जाता है निदान करके कि भाई आपको आर्थराइटिस है, तो अलग अलग जॉइंट्स में दर्द होता है, ये इसका सामान्य लक्षण है। शरीर में अलग अलग जॉइंट्स के स्थान पर दर्द होना। आयुर्वेद में उसको संधिवात कहते हैं, जहां पर हड्डियों की संधि हो रही है वहां पर दर्द होता है खास करके। उसके कारण और भी जगह पर पूरे हड्डियों में, पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो सकता है। खास करके ठंड की ऋतु में या फिर जब मॉइस्चर होता है तब ये दर्द बढ़ जाता है। तो ये एक लक्षण है कि जब ठंड की ऋतु आती है, अभी ठंड की ऋतु है तो अभी वो रोग बढ़ जाएगा। बहुत ही दर्द होता है और बहुत समय तक चलता है ये दर्द। तो उसको मॉडर्न परिभाषा में आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे अलग अलग नाम से अलग अलग नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में उसको संधिगतवात या आमवात, ये दो हो, एक रूमेटिज्म है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या आर्थराइटिस है। तो आयुर्वेद में उसको या तो आम के कारण होने वाला आमवात या संधि में जो वात का विकृति हो जाती है उसको संधिगत वात कहते हैं। तो एक प्रकार की 80 प्रकार के वायु के रोग है, उसमें से ये एक प्रकार का रोग है संधिवात रोग आयुर्वेद की दृष्टि से। तो ये इसका सामान्य लक्षण है। वो साधारण रीत से जैसे 40 उम्र से बड़े लोग है, वयस्क है, जिसकी उम्र बड़ी है, उसको ये रोग साधारणता से देखने को मिलता है। तो उम्र होते हुए हड्डियां खींचने लगती है, वात का प्रकोप होता है, वायु बढ़ने लगता है शरीर में। तो उसके कारण वायु के 80 रोगों में से ये एक रोग देखने को मिलता है, जिसको संधिगत वात कहते हैं आयुर्वेद में, मॉडर्न में जिसको आर्थराइटिस कहते हैं। जब आर्थराइटिस का पेन हो तो क्या करना चाहिए? पेन हो यदि आर्थराइटिस में किसी भी प्रकार का, तो मसाज आयुर्वेद में बताया गया है, अभ्यंगम यानी अभ्यंग कर्म, यानी कि मसाज करना चाहिए अच्छे तेल से, कोई भी प्रकार के तेल से कर सकते हैं। मसाज महानारायण तेल है, विषगर्भ तेल है, तिल के तेल के लहसुन डालकर कोई भी प्रकार का तेल उपयोग कर सकते हैं। तो अभ्यंग करना चाहिए यानी कि मसाज करना चाहिए, एक बात। दूसरा, शेक करना चाहिए, अर्थात उसको तपाना चाहिए। अब अग्नि से सीधा तपाए या तो फिर जो मशीन्स आते हैं शेक की, उसमें भी आप कर सकते हैं, और या बाहर जो स्टीम दी जाती है वो स्टीम भी आप ले सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से उसको तपाना, अर्थात थोड़ा कपड़ा लेकर कपड़ा को गर्म करके उसके से शेक करना, तो ये भी एक प्रकार है। तो वो जो शेक होता है, गर्मी देनी होती है, वो एक कर सकते हैं आप। तो ये एक शेक कर सकते हैं, इस तरह से उसमें तुरंत पेन में लाभ मिलता है। आर्थराइटिस के मरीज को क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? आर्थराइटिस के जो मरीज है उसकी ठंड, जैसे ये ठंड में बढ़ता है, वायु के कारण होता है, तो वायु बढ़ाने वाली ठंड हो प्रकृति में, ठंडी वस्तु नहीं खानी चाहिए, जैसे आइसक्रीम हो गया, जैसे फ्रीज की वस्तुएं हो गई, कोई भी वस्तु फ्रीज में रखी हुई होती है वो ठंडी हो जाती है। तो इसके कारण जैसे चिल वाटर हो गया, बहुत ठंडा पानी हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ये सभी चीजें खास बंद करनी है उसको, क्योंकि चालू रहे तो जगत की भी दवा आर्थराइटिस को मिटा नहीं सकती है। सबसे पहले ये वस्तु बंद करनी है जो प्राकृतिक रूप से ठंडी है, आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सभी, और फ्रिज में रखी हुई वस्तुएं खास बंद करनी है। दूसरे नंबर पर आती है तली हुई वस्तुएं, जो नमकीन जिसको हम कहते हैं, वो पचने में भारी होती है, वो भी वायु को बढ़ाती है, इसलिए नमकीन भी खास करके बंद करनी है। तीसरी बात है वासी भोजन, जो सुबह का शाम को, शाम का रात को, रात का सुबह जो हम भोजन करते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसको ये बंद करना है, ताजा भोजन ही उसको आहार में मुख्यता से लेना है। तो इतने। और चौथी बात है, रात को जगना नहीं है, दिन में सोना नहीं है। रात को जगने से भी वायु विकृत होती है, दिन में सोने से कफ बढ़ता है, इसीलिए कफ और वायु के कारण, ठंड के कारण ये रोग होता है, इसीलिए ये भी बंद करना है। रात को जगना नहीं है लंबे, मतलब देर रात तक, और दिन में सोना नहीं है कभी भी। तो इस रोग में बहुत ही फायदा मिलता है। जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उनको क्या चीज खानी चाहिए जिससे कि वो आराम से रह सकें? आयुर्वेद में ऐसी एक चीज बहुत ही सुलभ है और हर घर के लोग इसको उपयोग कर सकते हैं, और उसका नाम है सूंठ।
जिसको हम ड्राई जिंजर कहते हैं, उसका पाउडर का उपयोग रोज करने से, खास करके ठंड की ऋतु में, जैसे कोल्ड सीजन है अभी, तो उस सीजन में, विंटर में और मानसून में, मतलब कि जो बारिश का दिन आएगा, वो दो ऋतु में सूंठ का नियमित प्रयोग करें। कैसे ले उसको? एक एक चम्मच जितनी सूंठ डालकर 1 लीटर जितना पानी उबाले। 1 लीटर है तो 1 चम्मच, 2 लीटर है तो 2 चम्मच, 3 लीटर है तो 3 चम्मच, इस तरह से पर लीटर 1 चम्मच सूंठ डालकर गर्म पानी करे। वो गर्म को पानी को वो छिप छिप कर पिए, और ठंडा हो जाने के बाद भी वो पानी ही पूरे दिन पिए, तो एक सामान्य इलाज है उसका, कि वो एक औषध और घर पर ही वो किया जाने वाला प्रयोग है, वो एक कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग है मेथी का। मेथी के दाने रोज उसको सुबह खाली पेट 3 या 5 चबाने हैं, और उसके बाद जो भी 15-20 या आधे घंटे बाद और कुछ खाना है, सबसे पहले मेथी का दाना चबाना है। मेथी इसके लिए खूब अच्छी औषध है, कोई भी प्रकार का पेन हो तो इससे लाभ मिलता है। तीसरी, निर्गुंडी करके एक वनस्पति होती है, जो बहुत जगह पर अभी घर पे ही प्लांटेशन करते हैं, तो निर्गुंडी के पत्ते का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। वो बहुत अद्भुत दवा है आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस के मरीजों को आप क्या सावधानियां रखने को कहेंगे? आर्थराइटिस के मरीज खास करके बार बार पेन किलर की दवाई न ले, क्योंकि उसकी आदत लग जाती है। जो पेन किलर दवाई आती है वो वस्तुगत या ब्रेन किलर होती है, तो बार बार पेन किलर खाने से ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन को नुकसान होता है। इसीलिए बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी बताते हैं कि पेन किलर रोज नहीं लेनी चाहिए सबसे पहले। अब वही पेन को प्राकृतिक रूप से कम करने का या मिटाने का उपाय करना चाहिए। तो पेन क्यों होता है? तो जब शरीर में वायु की विकृति होती है तभी पेन होता है। तो वायु की विकृति न हो, इसलिए हम सुझाव देते हैं कि रोज उसको अभ्यंग करके, यानी पूरे शरीर में कोई भी अच्छे प्रकार का तेल का, तिल तेल हो, लहसुन डालकर गर्म कर ले, और उसका मालिश रोज करे, मसाज रोज करे, और उसके बाद वो स्नान करे। तो आधी चिकित्सा तो केवल इसकी है। दूसरा, पेट साफ रखना है। पेट साफ नहीं होता है, उसके कारण भी वायु विकृत होता है, और वायु विकृति की वजह से अलग अलग जगह पर पेन होता है। तो पेट साफ रखने के लिए हरड़ चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण आता है, आयुर्वेद के कोई भी एक चूर्ण का प्रयोग करे, जैसे पेट साफ रहे और वायु विकृत न हो। तो दो बातें, एक तो पेन कम करने के लिए कोई भी एलोपैथिक दवाई बार बार न ले, कभी ले ली बात अलग है, लेकिन बार बार पेन किलर की आदत न डाले। उसके स्थान पर प्राकृतिक रूप से पेन कम करने वाले जो उपयोग इलाज है वो करे, जैसे कि मसाज करना, शेक करना, जैसे थोड़ा हल्का फुल्की एक्सरसाइज करना, ये सब करे। और दूसरी बात, पेट को साफ रखे। पेट को साफ करने के लिए हड़र चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण है, बहुत सारे चूर्ण आयुर्वेद में बताए गए हैं। कोई भी एक का उपयोग आप घर पर ही कर सकते हैं। तो आर्थराइटिस में आप घर पर ही सावधानी रखकर उसमें बहुत लाभ पा सकते हैं। आर्थराइटिस और रूमेटाइटिस दोनों ही एक तरह की बीमारियां हैं? नहीं, दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, वो मैंने बताया। जैसे आयुर्वेद में आमवात और संधिगत वात बताते हैं। एक में ऐसा होता है कि लक्षण दोनों के लगभग समान मिलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में रूमेटिज्म जो होता है, आमवात तो खास करके जो होता है, उसमें मसाज करने का मना कहा है, उसमें सूजन ज्यादा आती है, और संधिगत वात में सूजन कम देखने को मिलती है। तो आयुर्वेद में संधिवात और आमवात जिसको कहते हैं, उसमें दोनों में लक्षण में थोड़ा ही फर्क है। एक में सूजन होगी, एक में सूजन नहीं होगी। सूजन होगी तो मसाज करने से कभी कभी रोग बढ़ने की शक्यता रहेगी, मसाज करने से कम नहीं होगा। और संधिवात होगा, वो मसाज करने से कम हो जाएगा। तो आप घर पर ही ये एक ट्रिक है देखने की, कि आपने मसाज किया और यदि आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको सोचना होगा कि ये आम बात है, और यदि फर्क पड़ गया तो संधिवात है। तो इतना ही फर्क है, बाकी के लक्षण तो प्रायः समान ही होते हैं। सूंठ दोनों के लिए औषध है, इसीलिए मैंने कहा आमवात के लिए खास औषध है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं या रूमेटिज्म कहते हैं, उसके लिए सूंठ ही ये आयुर्वेद की अद्भुत औषध है। तो सभी प्रकार के वायु के रोग में सूंठ का सेवन करना चाहिए, और थोड़े ही फर्क है वायु के रोग में। मुख्यतः तो वायु की विकृति होनी है, इसलिए परहस सबके लिए। आचार्य मेहुल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।